आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता और अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूँ। कल से ही मैंने सेटअप वगैरह बनाया और आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डेली क्लास दूंगा इसी तरह व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, जैसे आपकी इच्छा, मगर ये चैनल आपका है, ये सारी व्यवस्था आपकी है। आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। आज बिना कुछ कहे डायरेक्ट हम शुरू करते हैं संस्कृत अनुवाद की। देखिए, हम बात करेंगे कि संस्कृत अनुवाद कैसे होता है, अनुवाद किसे कहते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इत्यादि। और मैं बिल्कुल जीरो से, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा संस्कृत, मैं उनको भी समझाऊंगा, इसलिए बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत अनुवाद की। तो संस्कृत अनुवाद यानी संस्कृत देखिए एक भाषा है और संस्कृत भाषा, अनुवाद का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखिए, अनुवाद का तात्पर्य होता है कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में, किसी एक भाषा को, कोई भी एक भाषा हो, कोई जरूरी कि यहाँ संस्कृत हो सकता है कि हम इसको अंग्रेजी भी मान लें, कि अंग्रेजी को हम दूसरी भाषा मान लेते हैं। यहाँ पर हिंदी है तो अंग्रेजी को हम हिंदी में बदल रहे हैं तो भी अनुवाद है। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों का मतलब होता है कि जैसे जैसे उसमें है वैसे वैसे दूसरी भाषा में बदलना, या आवश्यकता अनुसार रूपांतरित का मतलब होता है थोड़े से बदलाव के साथ, ठीक है, करने को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद समझ में आया? देखिए, किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में, कोई भी एक भाषा हो, हमने बताया यहाँ पर अंग्रेजी हो सकता है कि हम यहाँ पे हिंदी ले लें, यहाँ पे संस्कृत कर दें, यहाँ पे संस्कृत ले लें, यहाँ पे हिंदी कर दें। कोई किसी भी भाषा को और अन्य भाषा में ले सकते हैं। जैसे अगर हम दूसरे देशों की भाषा करें तो जैसे अन्य भाषा की, जैसे यूएस इंग्लिश वगैरह होती है, तुर्की की तरफ होती है, इटली होती है, फ्रेंच भाषा होती है। तो अन्य देशों के नीचे की तरफ चले जाएंगे भारत में तो भी तमिल की तरफ है, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, ऐसी भाषाएं हैं। तो किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में, एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों रूपांतरित करना, बदलना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। और हमें पढ़ना है संस्कृत अनुवाद, यानी हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, यानी किसी भाषा को किस में बदलेंगे? संस्कृत बदलेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे हिंदी में, इसलिए हिंदी का अनुवाद हम किस में करेंगे? संस्कृत में। दूसरी बात, देखिए, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर ना समझ में आए तो आप देखिए नीचे कमेंट करिए इत्मीनान से, ठीक है। ऐसे सभी लोग जो कुछ भी पूछ रहा आप कमेंट कर लीजिए और मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल लिंक भी दे देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ये बड़ा अच्छा है, व्हाट्सएप से थोड़ा सा अच्छा है, मैं इस पर बता देता हूँ। इसमें मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा, उस पर आप क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। जो भी आप पूछेंगे वहाँ पे, अगर नोट्स वगैरह जो मिल जाएंगे, सर आपके पास आप पढ़ाते होंगे अपने कोचिंग में नोट्स वगैरह, तो उसमें आपको PDF में इत्मीनान से मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए, या फिर आप चाहें तो भरत सर अपडेट के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें जाएंगे तो वो सारी चीज़ आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट भी पूछ सकते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं। उसमें इत्मीनान से बातें बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए शायद ना हो, ठीक है। चलिए, जैसे भी चाहे वैसे बिल्कुल व्हाट्सअप चैट के जैसा होता है और बड़ा सिक्योर होता है। जिसको चाहेंगे वही व्यक्ति आपको देख पाएगा, नहीं तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। इसलिए मैंने टेलीग्राम का। तो देखिए, संस्कृत अनुवाद की अगर बात करेंगे तो संस्कृत अनुवाद के अंग क्या होते हैं? अगर देखिए, जैसे किसी भाषा को समझने के लिए, देखिए, अनुवाद करने के लिए हमें कुछ अंगों के, जैसे आप भोजन बनाने की अगर कोशिश करें, जैसे मान लीजिए सुबह हमें खाना बनाना है, तो क्या हम तुरंत आग जला देंगे और फिर खाना बनाना शुरू कर देंगे? उससे पहले भूतपूर्व तैयारियां करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें बनाना है, पहले उसके बारे में जानेंगे कि भैया हाँ, हमें चावल बनाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है। तो उनके जो भी कार्य वगैरह के लिए बचे रहेंगे, हम उनको क्या करेंगे? पहले उसके कच्चे मटेरियल वगैरह पे, जैसे सब्जी बनाएं तो सब्जी जाएंगे मार्केट से लेकर आएंगे, उसके लिए मसाले लाना, तेल, कढ़ाई, कलछल, पलटी, ये सब जो भी चीज़ होता है वो लेकर आएंगे जी। तो उसी तरह देखिए, संस्कृत अनुवाद के अंग होते हैं 7 अंग। अगर आप जान लेंगे तो आप संस्कृत अनुवाद इत्मीनान से बना सकते हैं। इन 7 अंगों के बारे में चर्चा करें, कौन कौन से? यहाँ मैंने लिखा है, वचन है, पुरुष है, कर्ता है, क्रिया है, काल है, लिंग है और कारक है। मैं इसी लेवल में भी पढ़ाऊंगा, निश्चित रहिए, ये सबके लिए है, ठीक है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बाकी मैं लेवल बता दूंगा, ठीक है। देखिए, वचन की बात करेंगे। वचन का मतलब, देखिए, अंग्रेजी में बात करूँ तो नंबर्स की बात करते हैं। तो वचन का मतलब होता है संख्या से तात्पर्य, कि कोई वस्तु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए, वचन जो होता है, इंग्लिश में इसको नंबर बोलते हैं। तो वचन संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, ठीक है,
द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, ये तीन होते हैं। एक वचन कब होता है? जब हम किसी एक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना एक वचन के ये सब, जब एक की बात, जब मैं अपनी बात करूं, मैं राम अकेला कोई व्यक्ति उसकी बात करे, एक गाय की बात करे, एक भैंस की बात करे, या फिर एक घर की बात करे, एक शहर, तो कुल मिला जुला कर जहां पर एक की बात की जाती है वहां पर एक वचन होता है। बात समझ में आई? जहां पर एक की बात की जाती है वहां कितने वचन होते हैं? एक वचन होते हैं। और अगर द्विवचन की एकदम बिल्कुल इसी तरह, जहां पर दो की बात की जाए, जैसे राम और श्याम, दो गाय, दो बालक, ठीक है, दो हिरन, जहां पर दो की बात हो वहां पर द्विवचन होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह संख्या दिया हो सकता है सीता और गीता पढ़ने जाती हैं, तो सीता और गीता दो लोग हो गए, तो यहाँ पे द्विवचन होगा, ठीक है। वचन को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद दो के ऊपर जितने भी आएंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या 10 हो, 1000 हो, कितने भी हो, वो सब के सब किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। किस में आएंगे भाई? बहुवचन में। अब समझिए तो ये वचन क्यों है, अभी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए जिस वचन कारक कर्ता का संबंध ही प्रदर्शित करके ही अनुवाद हम बना सकते हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि आप, मुझे ये लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया। एक वचन जैसे अंग्रेजी में होता है सिंगुलर प्लूरल, होता है ना, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, हिंदी में भी होता है एक वचन, बस एक बात संस्कृत है जिसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन और सॉरी एक वचन द्विवचन और बहुवचन। बहुत अच्छा। अब बात करेंगे पुरुष की, तो पुरुष देखिए, ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ये पुरुष होते क्या है, मतलब कर्ता को भागों में बांटा जाता है कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। कर्ता जो 3 होता है वही पुरुष होता है। इसमें 3 देखिए, 3 पुरुष यहाँ पर लिख दिया है कि संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब कहेंगे सर हम पहचाने कैसे? बस यूं समझ लीजिए कि जब आप किसी से बात करते हैं, मैं बहुत ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल, कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त आप सबसे पहले किसको ऊपर रखेंगे? अपने आप को, यानी स्वयं को। कहो आप खुद स्वयं कहेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वगैरह वगैरह। यानी जो बात कहता है, जो बात क्या कर रहा है, जो बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष की तरफ आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन कौन होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है अहम, उत्तम पुरुष में होता है अहम, अहम माने होता है मैं, ठीक है। ये द्विवचन के लिए देखिए उत्तम पुरुष यही है, लेकिन इसके वचन के अनुसार है ना, वचन के अनुसार देखिए अहम ये एक वचन हो गया, आवाम हम दोनों की बात द्विवचन हो गया, और वयम क्या हो गया? जो बात सुनता है मध्यम पुरुष होता है, यानी तुम या तुम। देखिए थोड़ा इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, एक बार 2 बार पढ़ेंगे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मध्यम पुरुष में होता है तुम, यहाँ पे है तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और युवम माने तुम सब। मध्यम पुरुष में होता है मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। और प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष में क्या होता है? वह आता है, वह, यानी सह की बात करेंगे, सह या सा। देखिए सा जो होते हैं ये स्त्रीलिंग के लिए है, जैसे अंग्रेजी में आप जानते होंगे कि ही होता है और सी होता है, ठीक उसी तरह इसमें पुरुष के लिए होता है वह, यानी सह, और स्त्री के लिए होता है वह, यानी सा, ठीक है। और किसी का नाम भी अगर आ जाता है तो हम उसको प्रथम पुरुष ही मानते हैं, ठीक है। उसे क्या मानते हैं? प्रथम। जैसे किसी का नाम है, जैसे राम, तो भाई पूछेंगे कि राम कौन सा पुरुष है, तो राम हमारा प्रथम पुरुष है। किसी अन्य का भी नाम है, गाय भैंस इत्यादि आ जाए, या फिर लड़कियों का भी नाम आ जाए, या फिर किसी महिला का नाम आ जाए कहीं स्थान, वो सब कहाँ आएंगे? आपके प्रथम पुरुष में आएंगे। बहुत अच्छा। इसके बाद होता है कर्ता। देखिए कर्ता तो सीधे सीधे आपको भी पता है और हमें पता है कि कर्ता जो होता है ऐसे जो क्रिया को संपादित करता है, ठीक है। जो क्रिया को क्या करता है? संपादित करता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, ठीक है जी। जो क्रिया को संपादित करता है, क्रिया को संपादित करने का मतलब होता है कि जो कार्य करता है, जो सॉरी यहाँ पर हाँ, जो क्रिया संपादित करता है, क्रिया या यूं कह लीजिए कि कार्य करता है, वही कर्ता होता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैं यहीं पर आपको एग्जांपल दूं, मैंने लिख दिया राम खाना खाता है या आम खाता है, ठीक है, ताकि आपको कर्म भी समझे। राम आम खाता है, मैं पूछूं कि कौन सा कार्य हो रहा है?
आप कहेंगे खाने का काम हो रहा है, काम हो रहा है ना, तो खाने का काम हो रहा है। अब करता क्या, ये खाने का काम कौन कौन कर रहा है? जो खाना है, जैसे आम का जो खाना है, इसमें देखिए ध्यान से कि आम का जो खाना है वह कौन कर रहा है? तो आम राम खा रहा है। भाई खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो जो कार्य करता है, जो काम करता है, जो क्रिया को संपादित करता है, वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक हो जाते हैं, तो कर्ता को वचन के साथ ढाल देंगे। एक वचन कर्ता, द्विवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, यहाँ पर भी कर्ताओं के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इत्मीनान चलते रहिए, बहुत इत्मीनान से सब हो जाएगा। बस आप डेली कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया सीधे सीधे होता है कि जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सा है। भाई जैसे हमें कोई बात, कोई शब्द हमको किसी ने बोल दिया, हमें पता चला कि इससे कोई ना कोई काम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये पता चला कि कुछ काम हो रहा है। देखो तो बिना बिना काम के बैठे हुए हो, तो भैया कुछ न कुछ कर रहे हैं, जिससे कुछ न कुछ ऐसा महसूस हो कि कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, जिससे क्रिया का बोध होता है, वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कोई ऐसा शब्द होगा, प्राय इसमें ना शब्द लगा रहता है, बहुत लोग होते हैं कि जो क्रिया का मूल होता है, जैसे आना, खाना, पीना, जाना, लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना इत्यादि। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद बात करेंगे काल की। इन सबको देखिए मैं अलग अलग समझाऊंगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा बता दूं इस समय, फिर बाद में इन सब पर अलग अलग आएगा। जैसे वचन के लिए तो मैं कोई नहीं, पुरुष के लिए भी मैं यहाँ पर पुरुष सबसे पहले समझा दूंगा, उसके बाद फिर कर्ता में समझाऊंगा, फिर क्रिया को, और मैं उसी में अनुवाद बनते चलेगा, अनुवाद उसी में बनते चलेगा, उसके लिए अलग से कुछ सोचना नहीं है। ठीक है ना? हाँ, देखिए काल की अगर बात करेंगे तो देखिए काल जो होता है, सीधे सीधे समझिए कि सामान्य तौर पे जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल जो टेंस पढ़ते हैं, संस्कृत को कुछ ज्यादा कठिन ना समझिए, कुछ लोग संस्कृत को हौका बना देते हैं, ऐसा कतई कुछ नहीं होता है। संस्कृत बहुत ही स्ट्रांग और बड़ा ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, अगर आप इत्मीनान से पढ़े तो जो काल होता है, या अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी होंगे। कुछ लोग इसको अलग, अरे भाई अलग थोड़ी ना, वही तो है। ठीक है, तो जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? सबको पता है। एक होता है वर्तमान काल, ठीक है, एक होता है भूतकाल, और एक होता है भविष्य काल। कुछ मैं अलग थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, आप ये सोचिए कि सर जी थोड़ा, अरे कुछ नहीं, बस इत्मीनान से रखिए, धीरे धीरे चलते रहिए, निश्चित रहिए, श्योर रखिए, सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो जो क्रिया इस समय चल रही है वो होती है वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है कि ये है, हूं, हो लगा रहता है, इसके लास्ट में है हूं। जैसे मैं खा रहा हूं, वह पढ़ रहा है, तो है, हूं, हो जिस भी वाक्य के अंत में आ गया, जैसे इससे पहले लिखा मैंने यहाँ पर, राम आम खाता है, तो यह भी वर्तमान काल है। भूतकाल की अगर बात करें तो जिसके साथ था, थी, थे लगा रहता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल गया था, ठीक है, यहीं पर अगर मैं राम आम खाता था लिख देंगे तो यह भूतकाल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बताइए। देखिए जब तक आप बोलेंगे, देखिए आप सोच रहे होंगे सर आप लाइव क्लास आते तो अच्छा लगता, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमसे टेलीग्राम पर जा रहे सारे प्रश्न अपने, कुछ है जैसे आपने कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं सर, उनको हम टाइप करके नहीं लिख सकते, और फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे भेज दीजिए, हम उस पर पढ़ लेंगे इत्मीनान से। ठीक है, और आपकी प्राइवेसी बिल्कुल बनी रहेगी। व्हाट्सएप वगैरह देना मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान करने लगते हैं, उससे भी बच सकते हैं आप। ठीक है, इत्मीनान से आप पढ़ लेंगे, कुछ भी किसी को नहीं। ठीक है, तो काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। भविष्यकाल होता है जिसमें आगे के जो कार्य होने वाला होता है आगे, जैसे कल गोवर्धन पूजा है, या कल विद्यालय की छुट्टी होगी, तो मतलब कल विद्यालय बंद, गागी गे लगा रहता है। राम कल बनारस जाएगा, तो होता है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गागी गे लगा है। मैं कल खाना खाऊंगा, वह अगले साल आएगा, इत्यादि शब्द। ठीक है, तो काल क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लिंग की। तो देखिए लिंग का मतलब होता है वह शब्द जिसके द्वारा कर्ता के किसी भी अवस्था का पता चलता है कि वह पुरुष है, स्त्री है अथवा नपुंसक है। ठीक है, संस्कृत में ये केवल 3 ही होते हैं।
कौन कौन होते हैं? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, और एक होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, ये तीन होते हैं। पुल्लिंग का मतलब होता है कि वह शब्द जिससे कर्ता के नर होने का यानी पुरुष होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जाति का बोध कराने के लिए शब्द पुल्लिंग होते हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुरुष जाति का मतलब जैसे जैसे नर प्रजाति का आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए जैसे आपका हो गया, जैसे राम है पुरुष है, बिल्कुल सही। बंदर है पुरुष है, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे हाथी है, शेर है। अब उनका स्त्रीलिंग क्या होगा? आप सबको पता है, जेंडर कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ठीक है, जेंडर होता है ना भाई, मैस्कुलिन फेमिनिन ऐसे करके ना, वही है। तो पुल्लिंग में जैसे राम हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे समझ सकते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो। जैसे हो गया आपका राम, जैसे हो गया आपका शेर, जैसे हो गया आपका हाथी। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हाथी तो स्त्रीलिंग है। जी नहीं, हाथी पुल्लिंग है, हथनी जो होती है वो स्त्रीलिंग है। हिरण हो गया आपका। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात करेंगे इसका, राम, जैसे राम की पत्नी जो थी वो सीता थी, आप सीता लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग हो सकता है। इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी। जिससे कुल मिला जुला कर, जिससे आप यूं समझ लीजिए कि जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़की होने का पता चले कि हाँ भाई ये स्त्री जाति की है। ठीक है, और नपुंसकलिंग कुल मिला जुला कर इन दोनों के इतर जितने भी लिंग होंगे, यानी पुरुष को छोड़कर और महिला को छोड़कर, स्त्रीलिंग को छोड़कर और पुल्लिंग को छोड़कर बाकी जितने भी लिंग होंगे वो सब किस में आएंगे? नपुंसकलिंग में, जो न तो पुरुष होते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध होता है। आप कहेंगे सर जैसे जैसे आप ले लीजिए इस व्हाइट बोर्ड को। व्हाइट बोर्ड क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? मैं आपको बता दूं, हिंदी में दो होते हैं केवल, हिंदी में लिंग दो होते हैं। तो आप अपना दिमाग इसमें कतई न चलाएं। जैसे सर दही, सोना, नदी, तो देखिए हिंदी में अलग होता है। जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको रस, छंद, अलंकार, तो उसमें आपको विधिवत बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम संस्कृत की बात करें तो मैं संस्कृत ही बता रहा हूँ आपको कि लिंग जो होते हैं वो तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आई बात समझ भाई? बहुत अच्छा। अब बात करते हैं कारक की। देखिए ये कारक आपको पता होगा, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो कारक होते हैं सीधे सीधे समझिए, कर्ता का संबंध, कारक को समझिए, कर्ता का संबंध क्रिया के साथ अन्य शब्द के वाक्य में जो प्रदर्शित करवाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य भागों से जो शब्द प्रदर्शित करवाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कैसे, आपको समझाते हैं। ये मिटा दें, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आपको मिल जाएगा, अगर नोट्स वगैरह भी आप कहेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन दोहराते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कारक को चर्चा करके फिर हम आएंगे यहाँ पर बात करेंगे पुरुष की। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको एक एक लिंग वचन कारक, और उसके बाद फिर अभी धातु रूप और शब्द रूप इत्यादि बचते हैं, उनको भी हम आपको बता दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अभी कारक की। तो देखिए जो कारक होता है, मुझे इसे भी मिटाना पड़ेगा, ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कारक की। ठीक है, देखिए संस्कृत, हिंदी, इनमें जब आप हिंदी में भी अगर पढ़ेंगे तो आपको कारक पूछा जाता है। इसमें अलग से जो अनुवाद, तो मान लीजिए आपका हाई स्कूल की अगर बात करेंगे तो हाई स्कूल में संस्कृत में पूरा 6 नंबर का है, 6 नंबर का आता है। और अगर हिंदी में बात करेंगे तो अनिवार्य रूप से संस्कृत का जो अनुवाद आता है वो शायद 2 आता है, 2 अनुवाद बनाना पड़ता है 2 नंबर का। ठीक है, बाकी अन्य भी होते हैं, कारक बताना पड़ता है आपको। जैसे होता है, लिखा रहता है कि लिखित संपदान, मैं एक लिखता हूँ आपको समझाता हूँ। जैसे राम रावण को बाण से मारते, तो कह देगा, इसको अंडरलाइन कर देगा। मैं हिंदी की बात बता रहा हूँ, फिर आपको संस्कृत बताता हूँ कि राम ने रावण को बाण से मारा, या राम रावण को बाण से मारते, कोई बात नहीं। कहेगा इस जो रेखांकित शब्द है, इस शब्द में कौन सा कारक है, यही कारक होते हैं। मैं आपको कारक के बारे में बताता हूँ, समझिए उसे। ठीक है, मैं थोड़ा लिख लूँ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो 5 कर देते तब ले। ठीक,
जी देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। मैंने वीडियो इसलिए पास किया ताकि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ाया जा सके, मैं लिख पाऊँ। मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर विभक्ति है, कारक है और चिन्ह है, पहचानने के लिए आता है, समझना पड़ेगा आपको। देखिए जो विभक्ति होती है वो 7 होती है, ठीक है। देखिए प्रथमा विभक्ति जो होती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक मतलब जिससे कर्ता का बोध होता है। इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह क्यों होते हैं? चिन्ह पहचानने के लिए होते हैं, वो संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ये शब्द के तुरंत बाद आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम ने, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है ना, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम बनने आए, यानी इसमें कौन सा हो गया? कर्ता। रावण को, तो को जिसमें रहेगा, यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी, मैं बताऊंगा कि किसके लिए होता है, ठीक है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो को शब्द आ गया, तो को में आपका कौन सा है? चाहे कर्म होगा चाहे संप्रदान होगा, मैं भी इस चर्चा करूंगा। बाण से शब्द आ गया, तो से भी 2 ठो, एक ठो यहाँ पे से है, एक ठो यहाँ पे से है। एक से है तृतीया करण से द्वारा होता है, एक होता है पंचमी अपादान से अलग। तो यही बताना है, ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। प्रथमा जो व्यक्ति होती है वो कर्ता होती है, जो जिसका पहचान होता है ने, यानी किसी वाक्य में ने आ गया चिन्ह, तो उसके आगे वाले शब्द में क्या होगा? आपका कर्ता कारक होगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय की बात करेंगे, कर्म, जिसके लिए कार्य किया जाता है, सॉरी जिस पर कार्य किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले एक लिखा था, राम आम खाता है, तो भाई इसको पहचानने का तरीका भी होता है। अगर आप न पहचान पाए तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं ट्रिक आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उसकी ट्रिक होते हैं, मतलब ट्रिक क्या, एक तरह से नियम ही, मान लीजिए उसे नियम ही कहते हैं, ठीक है। और आप बस उसे एक बार कहीं भी आपको समस्या हो तो आप उसे लिख कर पता कर सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, राम आम खाता है, तो जो हमारी क्रिया हो, क्रिया के ठीक पहले लगा दीजिए किसको या क्या। प्रश्न लगाकर पूछिए क्या खाता है, जो जवाब आएगा वह कर्म पर भी आएगा। यहां पर किसको मारते हैं या क्या मारते हैं, तो भाई रावण मारते हैं, रावण को ही मारते हैं, तो यानी ये कर्म हुआ, ठीक। और इसमें आम भी क्या हो गया? कर्म हो गया। तृतीया की बात करेंगे तो कर्ण से द्वारा, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें कर्ण कारण होता है, ठीक है। जैसे राम बाण से, हल से, हल के द्वारा, जैसे मैं कुत्ते को डंडे से पीटता हूं, तो डंडे में कौन सा हो गया? कर्ण कारक हो गया, बात समझ में? तृतीया। उसके बाद संप्रदान हो गया, चतुर्थी। इसमें क्या होता है? को के लिए, यानी जिसके एवज में किया जाता है। जैसे बालकों को विप्राय, ब्राह्मणों को दान दीजिए, तो किसको दीजिए भाई? ब्राह्मणों को के लिए, जिसके वास्ते, यहाँ पर वास्ते शब्द आता है, जिसके लिए किया जाता है उसमें क्या होता है? संप्रदान होता है। इसमें विस्तृत चर्चा होगी, निश्चित रहिए। मैं एक एक सूत्र बताऊंगा आपको संस्कृत में कि कारक कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फिलहाल थोड़ी सी चर्चा करूँ ताकि आपको आगे पता रहे कि हमें ये पढ़ना है। अपादान की बात करेंगे तो से अलग अर्थ में होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह घोड़े से गिर गया, तो इसमें भी से शब्द आया, लेकिन हम इससे क्या हो गया? अलगाव। अलगाव का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। जहां पर द्वारा रहेगा वहां पर भी से रहता है। जैसे मैं डंडे से पीटता हूं और गंगा हिमालय से निकलती है, तो दोनों जगह से आया, लेकिन एक में कार्य द्वारा हो रहा है, से के द्वारा हो रहा है, मतलब उसकी सहायता से हो रहा है, तो इसमें उसमें क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जिसके अलग होता है उसमें अपादान हो जाएगा। अलगाव के लिए अपादान होता है, सहायता के लिए क्या होता है? कर्ण होता है। इतना याद रखिएगा। तो गंगा निकलती है, तो गंगा अलग हो गई हिमालय से, तो उसमें क्या हो जाएगा? पंचमी हो जाएगी, यानी अपादान कारक हो जाएगा से अलग अर्थ में। और डंडे से पीटता और डंडे के द्वारा कार्य हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तो संबंध का, कर्ता के साथ या किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होते हैं उनसे प्रदर्शित है। जैसे राम की गाय, उस राम का भाई, काकी क्या है ना, उसका, उसकी, उसके वगैरह भी हो सकता है। हमारा, हमारी, हमारे, रारी, रे, आ रहा है, यहाँ पर चिन्ह है, ये पर पहचानने का तरीका है इसका, ये चिन्ह ही पहचानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध। जैसे उसका घर मेरे घर के सामने है, तो उसका का आया का शब्द, यानी संबंध बता रहा है, ठीक है ना जी। उसके बाद करेंगे अधिकरण में पर, जिसके ऊपर, अधिकरण आधारो अधिकरण हिस्सा,
संस्कृत में इसका सूत्र है, मैं इसको बताऊंगा। जैसे मैं पलंग पर सोता हूं, चिड़िया पेड़ पर बैठती है, ठीक है, समझ रहे हैं। मैं नदी में नहाता हूं, ठीक है, ये मैं पेपर इसी तरह, ठीक है। ये सात यहीं तक देखिए आपके क्या है, कारक है। एक कारक आपका होता है संबोधन, कुछ लोग इसको अष्टमी मान लेते हैं, जी नहीं, ये प्रथमा ही होती है। जब मैं आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगा, शब्द रूप जब चलेगा आपका, तो शब्द रूप में आप पढ़ेंगे जैसे कि सह तौ ते तम तो तान तेन दा महम तय तस्में ताभ्या, जो भी मतलब जैसे भी चलेगा, बालको बालको बालका बालका बालको बालका, ये जो चलेगा, तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वही वाला संबोधन भी होता है। तो संबोधन में भी अगर कोई पूछे कौन सी विभक्ति होती है, तो वो प्रथमा ही होती है, अष्टमी नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है, प्रतीक होता है हे भो अरे, किसी को संबोधन करके बुलाने में, जैसे हे राम, भो पथिक, ठीक है, अरे क्या, ऐसे समझ में आई बात। तो ये होते हैं, मेरे बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब आपको यही आज इसे समझाकर आपको छोड़ देंगे, फिर अगली वीडियो जब आपसे मिलेंगे, अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मतलब लकार याद करके आएंगे। जैसे लकार 5 होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले यहाँ पर समझिए कि जो हमारे कर्ता होते हैं, पूछा जाए कि कर्ता कितने होते हैं, तो भाई कर्ता कुल होते हैं 9। कहेंगे सर यहाँ पे कर्ता आपने बताया था, अभी मैंने मिटा दिया, थोड़ा पीछे था। कर्ता 3 बताया आपने, तो प्रथम पुरुष, तृतीय मतलब मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष था। तो इनके 3-3 वचन होते, उनको कुल मिला के गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्ता होते हैं। ये पूरा अनुवाद में आपको इसके इतर कहीं कर्ता नजर नहीं आएगा, यही कर्ता होंगे, इन्हीं से ही आपको समझना होगा। आप याद कर लीजिए, सह माने वह पुरुष के लिए, सा माने वह स्त्री के लिए, सह तौ ते तम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये याद होना चाहिए, ये अनिवार्य है। स माने वह होता है, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, बहुवचन के लिए एक से अधिक आ जाएंगे तब। उसके बाद करेंगे त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, और अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब, ठीक है। तो इनके साथ क्यों मैंने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे बनेगा जैसे हम इसके साथ आपका लकार चलाएंगे। लकार जो होते हैं, लकार वास्तविक रूप से 10 होते हैं, लकार के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना आपने समझ लिया, बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, और वहाँ पर आपको इन्हीं के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।